हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके आज हम लोग एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इस सेक्शन को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका फिजिकल चेंज नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहला दिया गया है हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स। तो अगर आप पानी को बॉईल करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर्स में, तो क्या ये फिजिकल चेंज है? डेफिनेटली फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें पानी केवल अपनी फिजिकल कंडीशन को बदल रहा है, वो लिक्विड से वेपर कंडीशन में आ रहा है। उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। यानी इसका मतलब ये है कि ये आपका एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, तो अगर आप आइस को मेल्ट करते हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अगेन एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन बदल रही है। आपकी जो सॉलिड आइस है वो लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिल रहा, यानी ये भी आपका एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो पानी को अगर आप पानी के अंदर अगर आप सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, सॉल्ट का जब डिसोल्यूशन करते हैं हम लोग पानी के अंदर, तो सॉल्ट की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो बरकरार रहती है। सॉल्ट की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट का डिसोल्यूशन पानी के अंदर, ये भी कैसा चेंज है, आपका एक फिजिकल चेंज है। लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन दिया है हमारे पास, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो याद कीजिए, जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कंबशन आ जाए, तो आप समझ जाइए कि जब भी आप किसी चीज को कंबशन कराते हैं, आप उसको बर्न करते हैं, तो बर्निंग या फिर कंबशन हमेशा ही कैसा चेंज माना जाता है, एक केमिकल चेंज माना जाता है। क्योंकि वहां पर ऐसे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं जिनका रिएक्टेंट के साथ में या इनिशियल सब्सटेंस के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता। यानी जब भी आप किसी का कंबशन कराते हैं, तो उस सब्सटेंस की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो बदल जाती है, उसकी जो खुद की पहचान है वो तबाह हो जाती है। और ऐसा जो भी चेंज होता है उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। यानी कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका एक फिजिकल चेंज नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, और ये रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये रिएक्शन आपको दे रखी है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है वो किसका एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दे रखा है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल डेफिनेटली आपको नजर आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे नजर आएगा, इस रिएक्शन को अगर आप ढंग से देखें, तो यहाँ ऑक्सीजन ने क्या काम किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। अमोनिया में जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो अलग हो गया है, वो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को हटा के खुद अपनी जगह बना ली है। यानी ये जो आपके पास एक रिएक्शन है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी एक ऑप्शन हमको मिल गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब सेकंड हमारे पास एग्जांपल दे रहा है, सेकंड हमारे पास पॉइंट दे रहा है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव अस अ सिंगल प्रोडक्ट, वो रिएक्शन क्या कहलाती है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो भी हमारे पास 2 है, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपने को वो भी 2 है। यानी ये आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अगर आप चेक करें इस क्वेश्चन को, अगर आप इस इक्वेशन को ढंग से चेक करें, तो आपको नजर आएगा इस इक्वेशन के अंदर, फिर से जरा देखिए इस इक्वेशन के अगर अंदर आप चेक करें कि नाइट्रोजन जब कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिले, तो वो प्रोसेस आपको ऑक्सीडेशन कहलाती है।
ऑक्सीजन जब कन्वर्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तब क्या हो रहा है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का जब कन्वर्जन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो हाइड्रोजन क्योंकि ऐड हो रही है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है हमारे पास, रिडक्शन कहलाता है। यानी इस रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्योंकि एक साथ नजर आ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होती है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन, यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो कि आपको देखने को मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, आयरन प्लस H2O गिव्स आयरन ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है यहाँ पर, लिबरेशन हो रहा है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट, कि आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन दे रखी है इसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन से स्टेटमेंट है जो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग जो दे रखे हैं नीचे वो करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब आयरन का कन्वर्जन हो रहा है आयरन ऑक्साइड में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमेना साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा दे रहा है आपको वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो जरा देखिए, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, और जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमेना हो रहा है। यानी वाटर मॉलिक्यूल से क्योंकि आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन गैस अलग हट रही है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस का अलग हटना, ऑक्सीजन गैस का रिमूव होना क्या प्रोसेस कहलाता है हमारे पास, रिडक्शन कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि वाटर हमारा रिड्यूस भी हो रहा है, यानी आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। अगला दे रखा है हमारे पास थर्ड, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कि पानी जो है हमारा वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए और अपना खुद का रिडक्शन करा ले। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अगेन ये होता है कि जो दूसरे का रिडक्शन कराए और अपना क्या करा ले, ऑक्सीडेशन। तो अगर ये दे रहा है वाटर इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि वाटर का कन्वर्जन हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर, यानी वाटर का हो रहा है रिडक्शन। तो अगर वाटर का रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये है कि वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वाटर का खुद का हो रहा है रिडक्शन, तो जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन। यानी वाटर क्या है हमारे पास, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये हमारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये करेक्ट हैं। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपको नजर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, और क्वेश्चन नंबर फोर दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको हम लोग एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं, यानी वो प्रोसेसेस जिनमें लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। पहला दे रखा है आपको रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। बीसीओ बार बता चुके हैं आपको कि जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं, वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। यानी वाटर की रिएक्शन क्विकलाइम के साथ जब आप करा रहे हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। क्या जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो भी हीट एनर्जी रिलीज होती है? तो आप अपनी जानकारी के लिए समझ लीजिए, वैसे तो इसका जो अच्छा सा प्रोसीजर है ये आपको सेकंड चैप्टर जो अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम के बाद, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक आपका सेकंड चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। अभी अपनी जानकारी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तब भी हमारे लार्ज अमाउंट में क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है,
इसका मतलब ये है कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये दोनों ही कैसी हो गई हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलिए मूव करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो जरा समझिए वाटर का इवेपोरेशन कब होगा, पानी का इवेपोरेशन तभी तो होगा जब सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी, यानी थर्ड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो एंडोथर्मिक का स्टेटमेंट है, एक्सोथर्मिक नहीं है। और इसी तरीके से सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, यानी कपूर जो है वो आपका वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो तभी तो कन्वर्ट होगा जब सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी सब्लिमेशन जो कैम्फर का है वो एक एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपसे पूछी गई थी तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट वन है और स्टेटमेंट सेकेंड, ये प्रोसेस के रिगार्डिंग आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इसका एक एग्जैक्ट आंसर है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दे रखा है हमारे पास, 3 बीकर्स लेबल्ड एज ए बी एंड सी ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन, कि हमारे पास एक ए बी और सी नाम के 3 बीकर हैं जिनमें हर एक में हमने 25 ml पानी को लिया हुआ है। A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate and NaCl were added to the beakers A, B and C। अब इन तीनों बीकर्स में अलग अलग बीकर्स में एक में हमने क्या लिया है, NaOH लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक में कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, एक में सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। यानी ए के अंदर NaOH है, बी के अंदर कॉपर सल्फेट है, सी के अंदर क्या है हमारे पास NaCl। It was observed that there was an increase in temperature of the solutions contained in beaker A and B। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो बीकर ए है आपका और जो बीकर बी है उसमें जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर ये कह रहा है कि वो प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और हीट एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है आपकी। इसके बाद दे रहा है वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल। तो अगर टेम्परेचर फॉल हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी हीट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है, यानी प्रोसेस क्या हो रही है आपकी एंडोथर्मिक। तो आपको यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि बीकर ए एंड बी के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रही है, बीकर सी के अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रही है। अब आपसे पूछा गया है कि आपके जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट होते हैं। सबसे पहला दे रखा है हमारे पास, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैज अकर्ड। तो अभी मैंने देखा, अभी आपको बताया कि ए और बी में क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है यानी ए और बी आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड दे रखा है आपके पास, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रही है, एंडोथर्मिक नहीं चल रही। बीकर सी के अंदर एंडोथर्मिक है, लेकिन जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है उसमें क्या दे रखा है, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और स्टेटमेंट 4 जो दिया है हमारे पास, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैज अकर्ड, ये एकदम एग्जैक्ट सही स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट 1 एंड 4 ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारे पास, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, the light purple color of the solution fades and finally disappears, which of the following is the correct explanation of the observation। तो आपको दे रखा है कि फेरस सल्फेट का आपने एक सॉल्यूशन लिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसको उस बीकर के अंदर डाला जा रहा है जिसके अंदर हमने क्या ले रखा है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं, तो आपने इसका जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो लाइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब उसके अंदर जैसे ही आप फेरस अमोनियम ये फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जैसे प्लेस कर रहे हो, तो देख क्या रहे हैं हम लोग, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर, कि जो आपका पर्पल कलर है, लाइट पर्पल कलर है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर होता है, फेड होता है सबसे पहले, और फाइनली क्या हो जाता है आपका, डिसअपियर हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए बेटा, अपने माइंड में रखिए कि जो हमारे पास एसिडिफाइड KMnO4 है, KMnO4 प्लस एसिड, एसिड भी हम लोग जनरली लेते हैं H2SO4,
तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस KMnO4 ये क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ये क्या काम कराता है, ये ऑक्सीडेशन करा देता है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयरन सल्फेट का क्या कर देगा या फेरस सल्फेट का क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगा। और इसीलिए इस ऑक्सीडेशन की फिनोमिना की वजह से ही क्या हो रहा है, कलर जो है हमारा पहले धीरे धीरे फेड हो रहा है और फाइनली क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर। तो इसमें आप अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो आपको दे रखा है कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट ही आपका एग्जैक्ट आंसर है, जो इस क्वेश्चन का आपका एकदम राइट आंसर है। ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो पहला देखिए हमारे पास, पहला जो रिएक्शन दे रखा है हमारे पास, Pv प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको नजर आना चाहिए कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल ने कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। यानी ये जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो एग्जांपल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को ऑब्जर्व करिए। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइंड हो रहा है, मिल रहा है हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको नजर आना चाहिए कि जो सल्फेट आयन है, जो हमारे पास ये सल्फेट आयन है, ये पहुंच गए हैं बेरियम के पास, और जो क्लोराइड आयन्स है यानी क्लोरीन के जो एटम्स है वो पहुंच गए हैं सोडियम के पास। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स का फिनोमेना, क्योंकि आपको नजर आ रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन्स का जो फिनोमेना है वो देखने को मिल रहा है आपको। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन्स का फिनोमेना आपको देखने को मिले, वो आपकी रिएक्शन क्या कहलाती है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ये जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन दे रखी है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन दे रखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। फिर दे रखिए हमारे पास कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अगेन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं है। तो सिर्फ इक्वेशन जो सेकंड है हमारे पास वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड ओनली, वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। आपको बोल रखा है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में काफी लंबे ड्यूरेशन तक रखते हैं तो वो टर्न्स हो जाता है, उसका जो व्हाइट कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर में। तो आपको बताया था मैंने कि AgCl हो या AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप लगते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर मेटल मिलती है आपको और क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है। तो ये सिल्वर का फॉर्मेशन होना ही, ये जो सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है इसी का कैसा कलर होता है हमारे पास, ग्रे कलर होता है। तो क्योंकि आप जब AgCl को या फिर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो जा रहा है, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, सिल्वर मेटल मिल रही है। इस सिल्वर मेटल के बनने की वजह से ही आपका कलर क्या हो जा रहा है, ग्रे हो जा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड दे रखा है हमारे पास, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, किसी काम का नहीं। फिर थर्ड दे रखा है डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का बेटा डीकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर। फिर दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा सिल्वर क्लोराइड का। यानी ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही है। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारे पास, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. बता चुके हैं कई बार, आपने समझ लिया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम की प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि स्लेक्ड लाइम बनता है। बोल रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म इट सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। आपको बोल रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म। तो सबसे पहले दे रखा है कि इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है
तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो देखिए पीएच, अगेन पीएच एक ऐसा पार्ट है आपका जो सेकंड चैप्टर आ रहा है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसके अंदर आप इसको इसको डिस्कस किया जाएगा। देखिए पीएच की वैल्यू अभी इतना समझ लीजिए, पीएच की वैल्यू हमारी 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है। 7 न्यूट्रल वैल्यू मानी जाती है, पानी के लिए इस्तेमाल होता है वो हमारा। 7 से ऊपर अगर बढ़ेंगे तो मीडियम बेसिक माना जाता है, 7 से अगर नीचे की तरफ रहेंगे तो एसिडिक मीडियम माना जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, और इस हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है, क्योंकि वो बेसिक हो जाएगा, तो पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगी। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि लेस देन 7 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड ये करेक्ट है, और सेकंड और थर्ड आपको जो करेक्ट दे रखे हैं वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग अमोनियम सल्फेट के साथ, तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या ये एग्जांपल है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट का नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का क्या एग्जांपल है? यस डेफिनेटली है, बेरियम सल्फेट जो बनता है हमारे पास उसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, यानी ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल भी नहीं है कॉम्बिनेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट है, डेफिनेटली है, मैंने आपको बता ही दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ये प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन आपको दिखाई देना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, उसमें आपको करेक्ट नजर आ रहे हैं, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो क्या होता है हमारे पास? तो पानी का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, पानी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको साफ साफ नजर आना चाहिए, 2:1 है, तो 2:1 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको बताया कि जब किसी भी एसिड को आप डाइल्यूट करते हो तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सो है, एंडो का एग्जांपल नहीं है। सब्लिमेशन करा रहे हैं, सब्लिमेशन में हीट एनर्जी क्योंकि एब्जॉर्ब होगी, तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। कंडेंसेशन, यानी जब आप वाटर वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर, तो क्योंकि आप गैस को कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है, एंडो का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है, यानी थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अभी बताया था आपको पहले कि वाटर का इवेपोरेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कन्वर्ट होंगे लिक्विड से वेपर स्टेट में, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर अगेन एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ ये आपका आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आ रहा है हमारे पास डी में, यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हो आप पोटेशियम आयोडाइड यानी KI के साथ में, और लेड नाइट्रेट लिया यानी आपने PbNO3 लिया है। अब आपको बोल रहा है कि जब आप इसको कंबाइन कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, यानी KNO3 बनता है आपके पास, और लेड आयोडाइड बनता है, और जो हमारे पास लेड आयोडाइड है इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन है जो कि साफ साफ नजर आ रहा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। उसने बोला है लेड नाइट्रेट अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह हम लोग और कौन सा सैंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है,
तो हमको ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करना है जिसमें लेड आयन यानी पीबी प्लस आयन और नाइट्रेट माइनस आयन ये दोनों हमको मिल सके, ऐसा हमें कोई सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है जिसमें लेड आयन आपको डेफिनेटली मिले। नाइट्रेट आयन की जगह कोई और नेगेटिव आयन मिल जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें लेड के आयंस मिलने चाहिए, ऐसा कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करना है। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमारे पास लेड सल्फेट इनसॉल्युबल। जरा गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब कि पानी के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा, एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो लेड आयंस नहीं बनेंगे। यानी ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। लेड सल्फेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। जब अमोनियम आ रहा है हमारे पास, लेड आयन ही नहीं आ रहे इसके अंदर, तो ये भी इनकरेक्ट। पोटेशियम सल्फेट, अगेन पोटेशियम आयन है, लेड आयन है ही नहीं, तो हमारे पास लेड सल्फेट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इनसॉल्युबल है। लेड एसीटेट देखिए, लेड एसीटेट में कहीं उसने मेंशन नहीं किया कि ये इनसॉल्युबल है, यानी लेड एसीटेट का आप क्या बना सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। और क्योंकि वहां पर लेड आयन बनेंगे तो लेड आयोडाइड भी बन जाएगा और येलो कलर का प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो मैंने आपको बताया था रेंसिडिटी, जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि जो हमारे पास फैटी या फिर ऑयली फूड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमको इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और वो इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कौन करेगा, इनर्ट गैस प्रोवाइड कराएगी। तो हीलियम भी इनर्ट गैस है और नाइट्रोजन भी, रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नाइट्रोजन भी काफी हद तक हमारी इनर्ट गैस मानी जाती है। तो जनरली जो आपके फूड पैकेट्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होके आती है, आप हीलियम गैस भी फिल कर सकते हैं। तो हीलियम और नाइट्रोजन क्योंकि दोनों ही इनर्ट गैसेज हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हमारे पास, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है और बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है इसका इस्तेमाल ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। अब आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है जो इसके रिगार्डिंग आपके सही स्टेटमेंट है। आपको बोल रहा है कि इट इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। तो देखिए सिंगल रिएक्टेंट है, आपको दो प्रोडक्ट बनते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, तो व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट गेट डीकम्पोज टू गिव अस टू और मोर प्रोडक्ट, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। यानी बिल्कुल सही दे रखा है आपका, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आप हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। यानी पहला ही स्टेटमेंट जो आपका दे रखा है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक भी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। पहला स्टेटमेंट दिया हमारे पास, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। अगर गैस सिलेंडर के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस को आप स्टोर करके रखोगे तो कहाँ से केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर तो कभी भी नहीं होती। यानी ये जो आपका पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया है वो गलत स्टेटमेंट है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, एयर को आप केवल लिक्विफाई कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, फिजिकल कंडीशन को बदल रहे हैं आप, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज तो नहीं है। और केमिकल चेंज नहीं है तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। यानी बी जो हमारे पास प्रोसेस है उसके अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन एन ओपन। अब हमारे पास एक चाइना डिश है, उसके अंदर हमने पेट्रोल भरा हुआ है, ओपन में रखा हुआ है, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद पेट्रोल जो वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा, केमिकली कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी ये भी आपका एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रही। लास्ट देखिए डी ऑप्शन दे रखा है आपको, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैंने कल भी बताया था कि शॉर्ट्स डला हुआ है, आप कॉपर पाउडर को जब आप गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर का कन्वर्जन कॉपर ऑक्साइड के अंदर ये कहलाता है हमारा एक केमिकल चेंज। और यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो एक करेक्ट ऑप्शन है। कॉपर वायर को अगर आप
एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द एब्रीविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन इन्वॉल्वड एट द रिएक्शन टेम्परेचर। तो आपको बताया गया है कि ये जो रिएक्शन चल रही है इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें करेक्ट आपके सिंबल फिजिकल कंडीशन के यहाँ पर इंडिकेट किए हुए हैं। पहला देखिए, पहला दिया हमारे पास हाइड्रोजन लिक्विड, हाइड्रोजन लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड, साफ साफ दिख रहा है गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। पहला सेकंड में दे रखा हाइड्रोजन गैस, ये तो सही है, ऑक्सीजन लिक्विड दे दिया, यानी ये भी गलत हो जाएगा आपका। थर्ड में दिया है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल सही। पानी जो बन रहा है वो लिक्विड कंडीशन में है, तो जरा चेक कीजिए ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें आपको सब कुछ सही दे रखा है। हाइड्रोजन गैसियस कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस कंडीशन में होता है, और जो पानी बनता है वो लिक्विड कंडीशन में बनता है, यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए मूव करते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यू का। क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, में से पूछा गया कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो पहली रिएक्शन दे रखे हैं हमारे पास KClO3, हीट कर रहे हैं, KCl मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, दिख रहा है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा हमारे पास। सेकंड चेक कीजिए, सेकंड में दे रखा है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइन करके बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मेरे पास 2 है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सिर्फ एक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही तो है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमारे एक से ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक मिले, क्या कहलाता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ये हमारी जो रिएक्शन है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगी। थर्ड रिएक्शन चेक कीजिए, थर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है, थर्ड रिएक्शन के अंदर भी अगर आप चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, 2 रिएक्टेंट है कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी आपका सेकंड और जो थर्ड हमारे पास रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएंगी। फोर्थ रिएक्शन चेक कीजिए, जिंक को हमने फेरस सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया, जिंक ने अपना सल्फेट बनाया, आयरन को निकाल के बाहर फेंक दिया, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का नहीं है, यानी हमारी जो रिएक्शन सेकंड है और रिएक्शन थर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको आज के ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपको समझ में आए होंगे। ये आपके ना केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि आपके स्कूल्स में भी जो एग्जाम होते रहते हैं उसमें भी अक्सर टीचर के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं, तो मैक्सिमम जो टीचर्स भी हैं जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो आपके जो होम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज को प्रेफरेंस देते हैं, वो उसको प्लेस करते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हमारे डेफिनेटली तैयार होने चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और होम एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एग्जाम्पलर भी करवाऊंगा और एग्जाम से पहले पहले तक मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रोग्रेस के लिए जरूरी है वो इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कंप्लीट क्वालिटी ऑफ मटेरियल मिलेगा, तो इस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।